हो गया। चलिए तो शुरू किया जाए कि नहीं। तो आज हम लोग को पढ़ना है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत भारत सरकार अधिनियम 1935 ये हम लोग को आज पढ़ना है। देखिए 1935 का संविधान बहुत अधिनियम बहुत जो है ये जरूरी है, क्योंकि 1935 का अधिनियम की करीब 80% बातें हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट है या कार्बन कॉपी है, यानी कि 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का आधार स्तंभ माना जाता है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट आप देखिएगा बहुत सारा चीज़ है कि संविधान यानी कि 80% बात ऐसा माना जाता है कि 80% जो एक्ट है, जो अनुच्छेद है या जो पावर है इस अधिनियम में रखा गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बात ये है कि यह अधिनियम बहुत ही विस्तृत है। इसमें अनुच्छेद की संख्या 321 है और 10 अनुसूचियां हैं। आज के संविधान जो भारत का संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 कितना इम्पोर्टेंट था। तो पहला कि 1935 का अधिनियम एक विस्तृत अधिनियम था। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। तो पहला पॉइंट इसका जो है नोट डाउन कीजिए। यह अधिनियम बहुत ही विस्तृत है। इसमें 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां हैं। यानी कि पहला इसका ये बात हो गया। ठीक है ना। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ ब्लूप्रिंट कार्बन कॉपी भी कहा गया है। ठीक है। ये सब बातें क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि इस अधिनियम का
इस अधिनियम का करीब 80% बातें भारतीय संविधान में रखा गया है। ठीक है ना? इसीलिए इसको जो है अरे एक मिनट हाँ, ऐड, हाँ अच्छा हो गया। और इस अधिनियम में पहली बार संघात्मक शासन की बात की गई थी। इस अधिनियम में पहली बार इस अधिनियम में पहली बार संघात्मक शासन की बात की गई। क्लियर हो गया? ठीक है ना? इतना तो क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिनियम के तहत एक संघात्मक या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, संघात्मक तो ऊपर लिखे हुए हैं, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की प्रस्ताव रखा गया। ठीक है? अब जो है कहा गया कि संघ में जितने भी ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं उनको शामिल होना अनिवार्य है, लेकिन देशी रियासतों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था दी गई। वैकल्पिक कहने का मतलब कि देशी रियासतों को कहा गया कि अगर आप भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं, अगर आप अपना अलग राज्य रखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यह जो है 1935 के अधिनियम में कहा गया। ठीक है ना? तो अगला पॉइंट लिखिएगा, संघ में सभी ब्रिटिश राज्यों संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय राज्यों एवं मुख्य आयुक्त के राज्यों को अनिवार्य रूप से शामिल होने की बात की गई
और देसी रियासतों को वैकल्पिक जो है, थोड़ा सा लाइन इसको ठीक करना, देसी रियासतों को वैकल्पिक शक्ति दी गई, ठीक है ना। अब यहां पर आप लोग दो चीज तो जानते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य और देसी रियासत। ये जानते हैं कि जिस राज्य पर, जिस प्रांत पर अंग्रेजों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से शासन की जाती थी, उसे ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत कहा गया। और देसी रियासत यानी कि उस पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन नहीं था, बल्कि हमारे देश के राजा महाराजा ही शासन जो कर रहे थे, उसको देसी रियासत कहा गया। लेकिन इसमें एक आया है मुख्य आयुक्त। ये मुख्य आयुक्त राज्य क्या है, ठीक है ना। तो ये हम लोग को जानना है, तो नोट लिख लीजिए, याद भी हो जाएगा। ऐसे प्रांत जो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के जगह मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, के द्वारा शासन की जाती थी। जैसे असम, हो गया। तो ये जो मुख्य आयुक्त का जहाँ शासन था वह राज्य था असम। अगर वैसे ही आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश भारतीय जो राज्य हैं वो कौन कौन से थे, तो जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, ये जितने भी राज्य थे यह जो है ब्रिटिश भारतीय। और देसी रियासत के तहत जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, कोच्चि, कि नहीं, ये सब जो राज्य थे यह देसी रियासत थे। क्लियर हो गया। चलिए अब जो है आगे हम लोग बात करते हैं। अब ये जो प्रावधान लाया गया था 1935 के अधिनियम के तहत, तो इसके पहले भी 1919 का अधिनियम को हम लोग पढ़े थे, तो अपने अध्ययन की सुविधा के लिए दो पार्ट में बांटे थे। एक जो है कार्यपालिका और दूसरी व्यवस्थापिका या विधायिका। तो इसको भी हम लोग जो सुधार की जो बात की गई है 1935 के अधिनियम के तहत, तो उसको हम लोग दो अगर पार्ट में बांटते हैं, एक बांटते हैं संघ और दूसरा बांटते हैं प्रांत। संघ को भी दो पार्ट में बांटेंगे, एक जो है कार्यपालिका और एक विधायिका। उसी तरह राज्य को भी हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक कार्यपालिका और दूसरी विधायिका। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ का बात करते हैं कि केंद्रीय स्तर पर या संघीय स्तर पर जो सुधार किया गया उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो हेडिंग बनाइए, केंद्रीय स्तर पर
केंद्रीय स्तर पर किए गए सुधार, ठीक है ना, केंद्रीय स्तर पर किए गए सुधार हो गया। तो इसको भी अध्ययन की सुविधा के लिए 2 पार्ट में कर देते हैं। समझ में आ रहा है जी? क्योंकि हम लोग जो है संघ और राज्य दोनों में जो सुधार किया गया उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला हम लोग किस स्तर पर बात कर रहे हैं? केंद्रीय स्तर पर। तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांट लेते हैं। अगर इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट लेते हैं, ठीक है ना, तो एक यानी कि कार्यपालिका स्तर पर, कार्यपालिका स्तर पर सुधार, और दूसरा विधायिका स्तर पर, विधायिका स्तर पर सुधार, ठीक है। तो 2 स्तर पर हम लोग बांट लिए। तो अब हम लोग पहला क्या करेंगे? केंद्रीय स्तर पर जो सुधार किया गया है उसको अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग 2 पार्ट में बांट लिए, एक कार्यपालिका और दूसरा विधायिका। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्यपालिका पर, ठीक है ना। कार्यपालिका स्तर पर सुधार, इसको कर लेते हैं कि इस पे कौन कौन से सुधार किए गए। तो सबसे पहला काम, आप लोग द्वैध शासन की बात सुने थे इसके पिछले वाले क्लास में। तो द्वैध शासन कहां लगा था? प्रांतों में, राज्यों में। उस द्वैध शासन यानी कि दोहरी शासन को जो प्रांतों में लगा था, उस शासन को अब खत्म करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। तब क्या किया गया? सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि राज्यों से, राज्यों कहिए या प्रांतों कहिए, एक ही बात है, प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और इसे केंद्र में लागू किया गया। केंद्र कहिए या संघ कहिए, एक ही बात है, में लागू किया गया। क्लियर हो गया? उसके बाद आप लोग 2 सब्जेक्ट का नाम सुने थे दोहरी शासन में। एक था आरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए थे जो महत्वपूर्ण थे? पढ़े हैं कि नहीं? नहीं पढ़ी? तो आरक्षित विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए थे? कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये सब रखा गया था। ठीक उसी तरह जो है रक्षा, विदेश, जनजातियों के प्रशासन, धार्मिक जो समस्या थी या धार्मिक जो मामले थे, इनको जो है आरक्षित विषय के तहत रखा गया। और ये आरक्षित विषय पर शासन कौन करता था? गवर्नर जनरल, उस समय भी आरक्षित विषय पर। और जो हस्तांतरित विषय है उस पर शासन जो है गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों के सलाह से करता था और यहाँ कार्यकारिणी की सलाह से करता था। तो यहाँ पर ये जो है चेंजिंग की गई। तो लिखिएगा रक्षा,
विदेश या विदेशी मामले, जनजातीय प्रशासन, जनजातीय प्रशासन एवं धार्मिक मामले आरक्षित विषय में रखे गए। विषय में रखे गए। ठीक है। इन आरक्षित विषय पर, इन आरक्षित जो विषय है, विषय पर गवर्नर जनरल के द्वारा शासन की जाती थी। ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल जो शासन करता था, ये किसके माध्यम से? तो कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से। ठीक है ना। कार्यकारिणी परिषद के सलाह से। ये पहले हम लिखवा दिए हैं, इसलिए इसमें जो है इतना ऐड नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है ना। और हस्तांतरित विषय पर, हस्तांतरित विषय पर गवर्नर जनरल अपने मंत्री परिषद की सलाह से शासन करते थे। क्लियर हो गया। अब ये मंत्री परिषद से जो सलाह, मंत्रियों के सलाह से जो शासन करते थे, तो ये मंत्री आते कहां से थे? ठीक है ना। तो इन मंत्रियों का चुनाव विधानमंडल के द्वारा किया जाता था। बाप रे बाप। इन मंत्रियों का चुनाव विधान मंडल के द्वारा की जाती थी। हो गया। अब आता है कि गवर्नर जनरल को बहुत सारे जो है अधिकार दिए गए थे। गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। जैसे आप लोग बता सकते हैं कि क्या क्या था? जैसे कि आपको पता है कि इनको जो है वित्तीय स्थिरता पर काम करने का, भारत में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित रखना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। जैसे देश की
देश की वित्तीय स्थिर रखना धार्मिक अल्पसंख्यक की रक्षा करना, ये जो है आपको कार्यपालिका शक्ति ये था। सबको लिख लिया? हो गया? ये जो था केंद्रीय स्तर पर, ठीक है ना? हाँ, अब जो है विधायिका स्तर पर किए गए सुधार, विधायिका संघीय, इसको आप केंद्रीय भी कह सकते हैं, संघीय विधायिका के लिए दो सदन, द्विसदन यानी कि राज्य परिषद, जिसको कि आप उच्च सदन भी कह सकते हैं, और संघीय विधानसभा, संघीय विधान सभा, जिसे आप निम्न सदन भी कह सकते हैं, की व्यवस्था की गई। ठीक है ना? एक चीज नोट करके लिखिए, नोट, यह आश्चर्य है कि उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव, उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा की जाती थी, जबकि निम्न सदन के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता था।
हो गया। आज के डेट में क्या होता है, आज के डेट में उच्च सदन का मतलब राज्यसभा, तो उच्च सदन के सदस्यों को हम लोग नहीं न चुनते, उनको तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। लेकिन लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं, उसके सदस्यों का चुनाव हमारे द्वारा की जाती है, प्रत्यक्ष रूप से। हमारे कहने का मतलब कि जनता के द्वारा की जाती थी। लेकिन 1935 के अधिनियम में सीधे इसका उल्टा था कि नहीं, इसीलिए आश्चर्य को वहाँ टर्म लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो इसके विपरीत था। अब इस अधिनियम में क्या किया गया कि जब आप भारतीय संविधान पढ़िएगा और अनुसूची पढ़िएगा तो उस अनुसूची में एक 7वीं अनुसूची पढ़िएगा। 7वीं अनुसूची में 3 सूची की बात आपको कहा गया है, केंद्र सूची या संघ सूची, प्रांत सूची या राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि तीनों सूची में सब्जेक्ट को बांटा गया है। ठीक उसी तरह 1935 के अधिनियम के तहत यहाँ की जितने भी विषय थे उन विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कानून संघ बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाएगा। जिसमें होता क्या है कि अगर एक ही सब्जेक्ट पर, समवर्ती सूची के एक ही सब्जेक्ट पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाता है तो मान्यता किसकी मिलेगी, संघ की मिलेगी। तो ये सब्जेक्ट जो है यानी कि 1935 के अधिनियम में ये था। तो लिखिएगा, समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। ये 3 सूची थे, संघ या केंद्र सूची, दूसरा राज्य या प्रांत सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ये 3 सूची में बंटवारा किया गया था। ठीक है। हो गया। ये तो सारा आवाज रिकॉर्ड हो रहा होगा, नहीं? चलिए, अब जो है ये सूची को हम लोग को 7वीं अनुसूची में भी आगे पढ़ना है। तो संघ सूची में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन पर कौन कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा। राज्य सूची में जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो राज्य बनाएगा और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। लेकिन अगर एक कोई सब्जेक्ट है जिस पर संघ भी कानून बना दिया और राज्य भी बना दिया तो टकराहट की जब स्थिति होगी तो मान्य किसका होगा, केंद्र का मान्य होगा। ठीक है ना। अंतिम लिख लीजिए कि इस अधिनियम के तहत धर्म एवं जाति के आधार पर, धर्म एवं जाति के आधार पर चुनाव की व्यवस्था की गई। धर्म एवं जाति के आधार पर चुनाव की व्यवस्था की गई। हो गया। हाँ, अब जो है
गवर्नर जनरल को बहुत सारे अधिकार मिले थे, जैसे अध्यादेश जारी करना, वीटो के द्वारा किसी अधिनियम को रोक देना, दोनों सदनों को की संयुक्त बैठक बुलाना। आज के डेट में अधिकार किसके पास है? आज के डेट में ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को बहुत से अधिकार दिए गए, जैसे अध्यादेश जारी करना, वीटो पावर, अध्यादेश जारी करना, वीटो पावर, संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना इत्यादि। ये सब अधिकार गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत रूप से दिए गए। ठीक है ना। और जहां तक वोट देने की बात है, सबको लिख लिया ना, तो 1919 के अधिनियम के तहत 21 वर्ष के उम्र के ऊपर जो पुरुष थे, उनको, नागरिक थे, उनको तो वोट देने का दे दिया गया था। लेकिन महिलाओं को जो है सीमित मात्रा में अधिकार देने की बात की गई थी। यही न था जिसमें कि पहला देशी रियासत कौन था जो कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? खाली कोच्चि को कह देने से हो जाएगा? पूरा नाम बताइए। त्रावणकोर कोच्चि। देखिए, नहीं पढ़िएगा तो यही सब गड़बड़ होगा, इल्जाम मत लगाइएगा आप लोग। त्रावणकोर कोच्चि देशी रियासत था कि 1920 में अपने यहाँ महिलाओं को अधिकार देने का प्रस्ताव पास किया था। और 2 प्रांत थे जो 1921 में महिलाओं को वोट देने का जो है प्रस्ताव पास किए थे। वो कौन राज्य थे? 2 ठो, मद्रास और बॉम्बे। नहीं पढ़, गड़बड़ है। ठीक है ना। ये सब तो 2 बार देख लेने पे ये सब याद हो जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को बनाइए। अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो ये सब जानते हैं, तुरंत याद हो जाएगा। कोई पीठ पर हाथ रखेगा जी? नहीं रख पाएगा। लेकिन जब आप लोग पूरा त्यागिए दीजिएगा, कैसे कि हम जानते हैं कि जो रिकॉर्डेड क्लास है इसको आप लोग देखिएगा भी नहीं, कैसे कि टाइम लगेगा कि 1 घंटा जा रहा है, 1 घंटा में तो कितना रील्स देख लेंगे। ये बालमन है। ठीक है ना। तो इस अधिनियम के द्वारा सारे महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। तो लिख लीजिए, इस अधिनियम द्वारा इस अधिनियम द्वारा 21 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया। हो गया। तो ये जो है आपने जो देखा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो क्या मारिएगा? 1919 को 1935, 1935। ठीक है ना। 1919 में
कुछ महिलाओं को भी प्रस्ताव में क्या कहा गया था, सामान्य रूप से 1919 का अधिनियम में देखिएगा, हम लिखाए होंगे कि सामान्य रूप से महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन यह कहा गया कि अगर महिलाओं को वोट देने हेतु प्रस्ताव आते हैं तो गवर्नर जनरल उसको मान लेंगे। तो सबसे पहले त्रावणकोर कोच्चि का जो देशी रियासत था 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार का प्रस्ताव पारित कर दिया, और 1921 में मद्रास और बॉम्बे राज्य के द्वारा जो है क्या किया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। यही है। लेकिन 1935 के अधिनियम में 21 वर्ष के ऊपर जितनी भी महिलाएं थीं उनको वोट देने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है ना। तो देखिएगा ये सब जो है थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखिएगा। अब आइए, ये तो हो गया केंद्रीय स्तर पर जो सुधार किया गया था। अब आते हैं प्रांतीय स्तर पर जो सुधार किया गया है उसकी बात करते हैं। ठीक है ना। तो प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय कहिए यार, राज्य स्तर पर सुधार। ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं ना। जब केंद्रीय स्तर पर हम लोग देखें तो प्रांतीय स्तर पर भी देख सकते हैं। तो दो पार्ट में इसको भी हम लोग बांट लेते हैं। एक है कार्यकारिणी, यही था ना, सॉरी, कार्यपालिका, कार्यपालिका स्तर पर, और दूसरा विधायिका स्तर पर, यानी कि विधायिका स्तर पर सुधार। ठीक है। तो हम लोग जो है पहला क्या बनाएंगे, कार्यपालिका स्तर पर सुधार, कार्यपालिका स्तर पर सुधार, इसकी बात करेंगे। ठीक है ना। हो गया। पहला लिखिए, प्रांतीय कार्यपालिका गवर्नर और मंत्री परिषद से मिलकर बनती थी। प्रांतीय कार्यपालिका, प्रांतीय कार्यपालिका गवर्नर और मंत्री परिषद से मिलकर बनती थी। क्लियर हो गया। गवर्नर जनरल को विवेकीय शक्ति प्राप्त थी। गवर्नर जनरल को विवेकीय यानी कि अपने दिमाग से, अपने माइंड से शक्ति दी गई। तो विवेकीय शक्ति के द्वारा ये क्या कर सकते थे कि अगर मंत्री परिषद कोई सलाह देती है तो सलाह को मानना और न मानना यह गवर्नर जनरल के ऊपर डिपेंड था। ठीक है ना। तो यानी कि सबसे पहले जो है आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल जो मंत्री परिषद से मिलकर कार्य करना था, उसमें गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्री परिषद के सलाह को माने या नहीं माने। यानी कि गवर्नर जनरल मंत्री परिषद की सलाह, परिषद की सलाह माने या न माने।
इनके ऊपर डिपेंड था। ठीक है ना? हो गया। दूसरा पॉइंट, प्रांतों में गवर्नर प्रांतों या राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन से मनोनीत होता था। ये नियुक्ति हटा दीजिए। प्रांतों में गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन से मनोनीत होता था और प्रशासन का संपूर्ण भार, ये लिख लिया है ना, प्रशासन का संपूर्ण भार प्रशासन का संपूर्ण भार गवर्नर पर होता था। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब जो है दूसरा ले लीजिए, विधायिका स्तर पर सुधार। विधायिका स्तर पर जो सुधार किया गया उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, प्रांतीय विषयों पर राज्यों को मिला। प्रांतीय स्तर पर कानून बनाने का अधिकार, बनाने की शक्ति किसको मिला? राज्यों को मिला। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? केंद्र की शक्ति समाप्त कर दी गई, यानी कि केंद्र की शक्ति समाप्त कर दी गई। ठीक है, पहला ये फायदा हो गया। ठीक है ना? हो गया। अगला देखिएगा कि एक आप लोग देखे होंगे कि 1909 में एक सांप्रदायिक पंचाट आया था। तो सांप्रदायिक पंचाट क्या था 1909 में? क्या था? 1909 में सांप्रदायिक पंचाट आया था, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन और आरक्षण की बात की गई थी। इसको कहते हैं सांप्रदायिक। ठीक है ना? उसके बाद जो है आप देखिएगा कि अंबेडकर साहब के साथ महात्मा गांधी का 1931 या 32 में एक पैक्ट हुआ था जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 32 में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। तो वहाँ भी जो है
यानी कि उन वर्गों का जो है आरक्षण की बात की गई थी जो वर्ग उस समय दबे कुचले थे, जो आज भी चालू है। तो 1935 के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट के आधार पर पृथक एवं आरक्षित, यानी आरक्षित का मतलब आरक्षण, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया। तो लिखिए, सांप्रदायिक निर्णय एवं सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट के आधार पर पृथक एवं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया। ठीक है ना, हो गया। ऐड कर दें इसको। अब देखिए कि आज के डेट में आप लोगों से पूछा जाता है कि कितने राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, यानी द्विसदनीय है। तो आप लोग कितना बताते हैं? कितना है जहां विधान परिषद है? कितना राज्य है? ये भी कंफर्म नहीं कि नहीं। ये सब सोचिए, ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि आपको तो मैंने ये कहीं भी ये पूछा जाए ये सब बता देना चाहिए। तो जिस समय यह अधिनियम आया 1935 का, उस समय ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की संख्या थी 11, जिसमें से 5 जो राज्य थे उसमें 1 सदन था और 6 राज्य जो थे उसमें 2 सदन की व्यवस्था की गई थी। ते भी लिख लीजिए, 11 प्रांतों में से 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 5 प्रांतों में 1 सदन एवं 6 प्रांतों में 2 सदन की व्यवस्था की गई। ठीक है ना। अब ये 2 सदन वाला जो था, इसमें कौन कौन से राज्य आते थे ये पूछता है। ठीक है ना। तो आता था इसमें जैसे बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत, असम, क्या हो गया, 1 2 3 4, असम, बंबई एवं मद्रास। इसमें क्या किया गया? 2 सदन की व्यवस्था की गई। हो गया। अब जो है इस अधिनियम के तहत एक और भी बहुत बड़ा काम हुआ, जैसे आरबीआई, संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, फिर जो है भारत में फेडरल न्यायालय की स्थापना की बात किस अधिनियम में की गई थी? 1935 के अधिनियम में। तो नोट लिख लीजिए, नोट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अधिनियम के द्वारा
इस अधिनियम के द्वारा भारत में फेडरल न्यायालय आरबीआई, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो फिर हो गया। एक बात और लिख लीजिए, प्रांतों या राज्यों को स्वायत्तता दी गई, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, दूसरा लिख लीजिए, प्रांत अब भारत सचिव या गवर्नर जनरल से मुक्त हो गया और यहां का सारी प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, ये आपका हो गया 1935 का अधिनियम। सबको क्लियर हो गया। चलिए 2 मिनट में इसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे ना। हाँ हाँ, इस पर 11 पेज लिखाया है। यही है ना। अब इसको जो है इसी तरह हमको हटाना पड़ेगा। चलिए, भारत सरकार अधिनियम, यानी कि यह अधिनियम विस्तृत है, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत कितना अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का क्या माना जाता है, आधार स्तंभ, ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम का करीब 80% जो बातें थी वो भारतीय संविधान में रखा गया है। ठीक है। उसके बाद जो है इस अधिनियम में पहली बार संघात्मक शासन की बात की गई थी। इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय राज्यों एवं मुख्य आयुक्त के राज्यों को अनिवार्य रूप से क्या किया गया था, शामिल कर दी गई थी और देशी रियासतों को वैकल्पिक व्यवस्था दिया गया था कि आप अगर शासन करना चाहते हैं तो करें या संघ में मिलना चाहते हैं तो मिलें। केंद्रीय स्तर पर किए गए सुधार को हम लोग कितने पार्ट में बांट लिए हैं, 2 पार्ट में, कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका स्तर पर जो सुधार हुआ तो इसमें क्या था, राज्यों और प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन जो व्यवस्था थी उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और केंद्र और संघ में इसको लागू कर दिया गया। रक्षा, विदेश मामले, जनजातीय प्रशासन, धार्मिक मामले आरक्षित विषय रखे गए। क्या हो गया जी, नहीं आया?
हाँ, इन आरक्षित विषय पर किसका अधिकार दिया गया? गवर्नर जनरल का अधिकार दे दिया गया, ठीक है ना। हस्तांतरित विषय पर क्या हुआ? गवर्नर जनरल अपने मंत्री परिषद के सलाह से शासन करता था। इन मंत्रियों का चुनाव कहाँ से होता था? विधानमंडल के द्वारा होता था। गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे देश की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, ठीक है। उसके बाद जब विधायिका स्तर पर सुधार किया गया तो इसमें जो है आप देखेंगे कि संघीय एवं विधायिका के लिए 2 सदन की व्यवस्था की गई। एक सदन को राज्य परिषद कहा गया, जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है, दूसरे को संघीय विधानसभा यानी कि निम्न सदन कहा जाता है। जितना भी विषय था, समस्त विषयों को कितने सूची में बांटा गया? 3 सूची में बांटा गया, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद जो है धर्म एवं जाति के आधार पर क्या किया गया? चुनाव की व्यवस्था की गई, ठीक है। उसके बाद है गवर्नर जनरल को बहुत से अधिकार दिए गए, जैसे अध्यादेश जारी करना, वीटो पावर का प्रयोग करना और सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। इस अधिनियम द्वारा 21 वर्ष के ऊपर जितनी भी महिलाएं थीं सबको वोट देने का अधिकार क्या किया गया? दे दिया गया, पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय स्तर पर जो सुधार हुआ, इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांट लिए, कार्यपालिका स्तर और विधायिका स्तर। कार्यपालिका स्तर पर जो सुधार हुआ, यानी कि प्रांतीय कार्यपालिका गवर्नर और मंत्री परिषद से मिलकर बनती थी। गवर्नर जनरल को विवेकीय यानी कि विवेक का पावर दिया गया कि अगर कोई मंत्री परिषद सलाह देती है, उस सलाह को गवर्नर जनरल की इच्छा है तो माने और नहीं इच्छा है तो नहीं माने, ठीक है ना। प्रांतों में गवर्नर जो आते थे वो किसके द्वारा मनोनीत होता था? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत होता था। और प्रशासन का जितना भी भार था किस पे चला गया? गवर्नर पर चला गया। अब विधायिका स्तर पर देखते हैं, प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल गया? राज्यों को मिल गया, यानी कि केंद्र की शक्ति को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्णय जो लिया गया था, फिर पूना पैक्ट के आधार पर पृथक यानी कि अलग और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया। 11 जो है उस समय ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें 5 प्रांतों में 1 सदन की व्यवस्था की गई और 6 जो प्रांत थे उसमें 2 सदन की व्यवस्था की गई। जैसे आज विधानसभा और विधान परिषद है, तो ये 6 प्रांतों में कौन कौन था? बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत, असम, बम्बई एवं मद्रास था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में क्या किया गया? फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना की गई, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है ना। और प्रांतों और राज्यों को जो है क्या किया गया? स्वायत्ता, अधिक से अधिक स्वायत्तता दी गई, ठीक है ना। हो गया। तो ये जो है आज का आप लोगों का 1935 का अधिनियम रहा, ठीक है ना। चलिए अब आगे कल जो है विकास देखा जाएगा, ठीक है।